हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फ़िज़िक्स 5th चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 7th। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने चुंबकन से संबंधित या चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखी थीं, कुछ टर्म्स सीखे थे, यानी कुछ वेक्टर क्वांटिटीज सीखी थीं। उनका फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। जो आज का टॉपिक है पदार्थों का चुंबकन के आधार पर वर्गीकरण। जैसे पदार्थों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे उसकी अवस्था के आधार पर पदार्थों को हम 3 भाग में बांट देते हैं, ठोस, द्रव, गैस। उस पदार्थ में से प्रकाश गुजरने की मात्रा के आधार पर हम उसको 3 भागों में बांट देते हैं कि पारदर्शी है, कि अपारदर्शी है या आंशिक पारदर्शी है। तो पदार्थों का वर्गीकरण किसी न किसी एक प्रॉपर्टी के आधार पर होता है। तो यहाँ पर हम पदार्थों का जो वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो चुंबकन के आधार पर, यानी चुंबकन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, होता क्या है कि भिन्न भिन्न पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में भिन्न भिन्न व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, यानी उनका व्यवहार अलग अलग होता है। यानी सभी पदार्थ एक जैसे बिहेव नहीं करते हैं जब हम उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। तो इसका मतलब पदार्थों की एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी, उनको बांटना पड़ेगा। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? पदार्थों का चुंबकन के आधार पर वर्गीकरण, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स भी कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ या मैग्नेटाइजेशन कह लें। अलग अलग तरीके से मैग्नेटाइज्ड होंगे वो। तो बच्चों, इस टॉपिक में कल जो हमने डेफिनेशंस पढ़ाई थी वो आपके बहुत काम आएंगी। तो बच्चों, सन 1846 में फैराडे ने भिन्न भिन्न पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में रखकर अध्ययन किया। यानी भिन्न भिन्न पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो वो किस किस तरीके से व्यवहार दर्शा रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उस आधार पर उन्होंने देखा कि 3 तरीके से व्यवहार होता है। तो 3 तरीके के पदार्थों का वर्गीकरण कर दिया। तो अपने उन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उन्होंने पदार्थों को उनके चुंबकन के आधार पर 3 भागों में बांटा बच्चों। पहला, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा, या इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है। दूसरा, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरा, लौह चुंबकीय पदार्थ। तीसरा, लौह चुंबकीय पदार्थ, यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो 3 प्रकार में बांट दिया सभी पदार्थों को। यानी हर पदार्थ बच्चों एक चुंबक होता है, जितने भी पदार्थ हैं। अब आप कहोगे कि सर ये चौक तो किसी चीज़ को खींच ही नहीं रहा है। जैसे एक हम लोहे की चुम्बक लें और आलपिन ले जाएं उसके पास, तो आलपिन उससे चिपक जाती है, लेकिन ये कहाँ चिपका रहा है किसी को? ऐसा नहीं है बच्चों। हर पदार्थ
चुम्बकीय पदार्थ है, उसमें चुम्बकत्व का गुण है, लेकिन व्यवहार अलग अलग तरीके से होता है। अभी चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा टॉपिक लगेगा, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, ध्यान से समझना। हमने अभी 3 प्रकार के पदार्थों में बांट लिया, क्योंकि 3 तरीके के व्यवहार देखने को मिलते हैं। तो हमने अभी कहा कि प्रत्येक पदार्थ चुम्बकीय पदार्थ है, तो कैसे वो समझना है। अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक पदार्थ चुम्बकीय पदार्थ है। अच्छा, इसका पहले कारण बता देते हैं कि प्रत्येक पदार्थ बच्चों अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना है, और अणुओं और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, गति कर रहे हैं नाभिक के चारों ओर, और गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप के समतुल्य होता है, और जब धारावाही लूप के समतुल्य होता है तो वहाँ चुम्बकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। यानी हर एक परमाणु और अणु का अपना एक चुम्बकीय आघूर्ण है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो जब मैग्नेटिक मूवमेंट है तो वो चुम्बक हो गया। अब उसका व्यवहार कैसा होगा, उस आधार पर 3 प्रकार के हैं। तो इसके भी अणु परमाणु चुम्बक हैं। धैर्य रखें, सब समझ में आएगा, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि ये खींच रहा है कि नहीं खींचता है, किसी को क्या होता है, बल लगाता है कि नहीं लगाता है। चुम्बक बल लगाती है बच्चों, जैसे लोहे की चुम्बक एक कील के पास ले जाएं, एक कील ले आएँ तो कील चुम्बक से चिपक जाती है। तो पानी के साथ क्या होगा, सोने के साथ क्या होगा, चांदी के साथ क्या होगा, निकल के साथ क्या होगा, कोबाल्ट के साथ क्या होगा, खड़िया के साथ क्या होगा, पानी के साथ क्या होगा, सब बातों के जवाब मिलेंगे, तो धैर्य रखें। तो अभी हमने एक बात बताई कि प्रत्येक पदार्थ किस तरीके से चुम्बक है, क्योंकि उसका अणु और परमाणु का एक चुम्बकीय आघूर्ण है, जो किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के घूमने के। और इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से घूमता है बच्चों, एक नाभिक के चारों ओर, जैसे ये नाभिक है, एक तो नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है, ये गति उसकी ऑर्बिटल मोशन है, और अपनी धुरी पर भी घूमता है ऐसे, ये स्पिन चक्रण कहलाती है। इस टॉपिक को बच्चों मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, आप अपना नोट्स निकालिएगा। ये जब मैंने इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण चुम्बकीय आघूर्ण निकाला है, तब मैंने बताया था कि इसके घूमने से भी चुम्बकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, इसके चक्रण से भी और इसके परिक्रमण से भी। तो वही उसके चुम्बकत्व के लिए उत्तरदायी होता है, वही चुम्बकीय आघूर्ण। तो पिछला इस टॉपिक को क्लियर करके आएँ, तब इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, खैर मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा आप लोगों को, लेकिन बच्चों मैं इसको साफ़ कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो इसको हम हटा देते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों, ये बीच में ये नहीं लगा रहे, तो ये नहीं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा, मैं इसको हटा दूं बच्चों पहले, फिर उसके बाद चलेंगे। यानी अब क्रम से पढ़ते हैं कि ये कौन से पदार्थ हैं, ये कौन से पदार्थ हैं, ये कौन से पदार्थ हैं, ठीक है। एक से हाँ बच्चों, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम एक एक करके तीनों पदार्थों को पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से लें। हाँ तो बच्चों, पहले चलते हैं पहले टाइप के सबस्टेंस पर, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो बच्चों, ये वो पदार्थ हैं जिनको जब हम किसी चुम्बकीय क्षेत्र में रखेंगे, हमने कल के लेक्चर में पढ़ाया था कि जब किसी बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ रखा जाता है तो वो चुम्बकित हो जाता है, ये कहा था। तो ये कौन से पदार्थ हैं, ये भी चुम्बकित हो रहे हैं, लेकिन 3 कैटेगरी कैसे बनी हैं। ये वो पदार्थ हैं जो जब किसी बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जैसे क्षेत्र इधर है तो उनमें जो मैग्नेटिज्म, जो चुम्बकत्व उत्पन्न होगा वो उसकी दिशा इधर होगी। यानी क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुम्बकित हो जाते हैं, बहुत मामूली सा चुम्बकत्व इनमें उत्पन्न होगा बच्चों, बहुत मामूली सा मैग्नेटिक डाइपोल होगा इनका, जो कि हम डेली लाइफ में ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ। अभी मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, लेकिन एक बार समझ, बहुत आसान बात है कि वे पदार्थ जो चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इसीलिए प्रतिचुम्बकीय कहा है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुम्बकित हो जाते हैं, तथा जब इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुम्बक के सिरे के पास लाएंगे तो वो उससे प्रतिकर्षित होंगे, दूर हटेंगे। जबकि होता क्या है बच्चों कि जैसे आपके पास कोई चुम्बक है, चुम्बक के पास आप लोहे का कोई टुकड़ा लाते हैं तो वो उससे चिपक जाएगा, आकर्षित होता है। लेकिन अगर आप प्रतिचुम्बकीय पदार्थ लेके आए हैं तो है ना, कितनी इंटरेस्टिंग बात, तो वो प्रतिकर्षित होगी, बल लगेगा उस पर लेकिन प्रतिकर्षण का,
प्रतिकर्षित होगा वो। बात समझ गए? आपने अब तक ये पढ़ा है कि चुम्बक वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, तो चुम्बक उन वस्तुओं को अपनी ओर खींचेगी जैसे लोह चुम्बकीय पदार्थों को या अन्य चुम्बकीय पदार्थों को। प्रतिचुम्बकीय पदार्थों को बच्चों चुम्बक दूर भगाती है। प्रतिचुम्बकीय पदार्थ जैसे सोना, चांदी, नमक, अगर इनको एक शक्तिशाली चुम्बक के पास लाएं जिससे ज़्यादा बल लग सके, क्योंकि उनमें मामूली सा चुम्बकत्व उत्पन्न होता है, तो वो वहाँ से प्रतिकर्षित होने लगेंगे। ऐसे पदार्थ चिपकेंगे नहीं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे बच्चों? प्रतिचुम्बकीय पदार्थ। और इन पदार्थों के इस गुण को हम कह देते हैं प्रतिचुम्बकत्व। इनके इस गुण को क्या कहते हैं? प्रतिचुम्बकत्व। दैट इज डायामैग्नेटिज्म। बात समझ गए बच्चों? अभी मैंने परिभाषा जो बताया आपने ध्यान से सुनी, मैं दूंगा विद एग्जाम्पल, उसका नोट बना लेना। ऐसे ही पहले हम बच्चों इन तीनों कैटेगरीज को समझ लेते हैं, फिर इनके लक्षण करेंगे, यानी कि करके पढ़ते चलिए। जैसे चाहें कि पहले प्रतिचुम्बकीय पदार्थ उसके लक्षण भी पढ़ लीजिए। चलिए मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ अभी जो मैंने समझाई थी। तो बच्चों अभी मैंने जो समझाया था वो लिख दिया है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि देखिए, जो पदार्थ चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुम्बकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुम्बक के समीप लाए जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों के इस गुण को प्रतिचुम्बकत्व कहते हैं। और ऐसे प्रतिचुम्बकीय पदार्थों के कुछ प्रकार मैंने यहाँ लिखे हैं, संकेत में लिख दिए हैं बच्चों, आप पूरा नाम लिखना। ये एंटीमनी हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया यानी तांबा, एज हो गया यानी चांदी, सिल्वर, एयू सोना, नमक NaCl, हीरा कार्बन का प्ररूप होता है, जल H2O, मरकरी यानी पारा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वायु, स्मिथ इत्यादि एक्सेट्रा यानी इत्यादि। तो इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। यानी ये पदार्थों की कैटेगरी होगी, यानी ये पदार्थ अगर शक्तिशाली चुम्बक के सिरों के पास लाएंगे तो प्रतिकर्षित होंगे, आकर्षित नहीं होंगे बच्चों। तो ऐसे पदार्थ प्रतिचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब बच्चों दूसरा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अनुचुम्बकीय पदार्थ। तो मैं यही समझा दूं, अनुचुम्बकीय पदार्थ अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं प्रतिचुम्बकीय पदार्थों के गुण पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? प्रतिचुम्बकीय पदार्थों में क्या क्या लक्षण प्रदर्शित होते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, भिन्न भिन्न एक्टिविटीज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तब क्या क्या होगा उसको समझना है। तो अब मैं यही एक बात बता दूं कि जब हम अनुचुम्बकीय पदार्थ पढ़ेंगे तो उसमें बस मामूली सा अंतर ये है कि ये पदार्थ क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुम्बकित हुए थे, और जब हम अनुचुम्बकीय पदार्थ की बात करें तो वो बाह्य क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में, वो क्षेत्र के अनुदिश क्षेत्र की दिशा में होंगे मामूली से, वो भी अनुचुम्बकीय पदार्थ भी मामूली से चुम्बकित हो जाएंगे तथा किसी शक्तिशाली चुम्बक के समीप लाए जाने पर आकर्षित होंगे। बिल्कुल उल्टा कर देना है डेफिनेशन को, तो क्या बन जाएगी? अनुचुम्बकीय पदार्थ की परिभाषा। ठीक है, तो पहले बच्चों एक साथ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं तीनों की, फिर तीनों के एक करके विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर तीनों की व्याख्या करेंगे कि ऐसा इनमें क्यों हो रहा है। तो एक कंपैरिजन होता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ देखें, अब मैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने अभी बता दिया कि कितनी आसान बात हो गई। प्रतिचुम्बकीय पदार्थ हमने पढ़ लिया, तो अनुचुम्बकीय पदार्थ जस्ट इसका अपोजिट करना है। वो क्षेत्र की दिशा में चुम्बकित होंगे और शक्तिशाली चुम्बक के समीप लाए जाने पर आकर्षित होंगे। ठीक है बच्चों, और एक बात और बता दूं अभी जो मिलती जुलती है कि प्रतिचुम्बकीय पदार्थ यदि कहीं ऐसा क्षेत्र है, असमान चुम्बकीय क्षेत्र है, कहीं क्षेत्र की तीव्रता कम है, कहीं ज़्यादा है, तो इनकी टेंडेंसी, इनकी आदत, इनका स्वभाव क्या है कि ये कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग, जैसे असमान चुम्बकीय क्षेत्र है बच्चों, ऐसा क्षेत्र है असमान, यानी कहीं तीव्रता ज़्यादा है, कहीं कम है। तो बच्चों अधिक तीव्रता, अभी जैसे शक्तिशाली चुम्बक लाए थे तो ये प्रतिकर्षित हो रहे थे, तो ये शक्तिशाली से क्या होंगे? प्रतिकर्षित, यानी जहाँ तीव्रता ज़्यादा होगी वहाँ से हटेंगे और किधर जाएंगे? जहाँ तीव्रता कम होगी, यानी अधिक तीव्रता वाले स्थान से कम तीव्रता वाले स्थान की ओर शिफ्ट होंगे, और अनुचुम्बकीय इसके उल्टे होंगे क्योंकि वो आकर्षित हो रहे हैं।
शक्तिशाली चुम्बक से, तो वो क्या होंगे, जो अनुचुम्बकीय पदार्थ होंगे, कंफ्यूज मत हो जाना, जो अनुचुम्बकीय पदार्थ होंगे वो किधर जाएंगे बच्चों, कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर। ठीक है, तो इसका स्क्रीन लें। फिर मैं अनुचुम्बकीय पदार्थ मैंने ही बता दिया बच्चों, आपके सामने ही नहीं कर दूंगा, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब दूसरे प्रकार के पदार्थ पर चलते हैं, साथ के साथ करेक्शन करते चलते हैं, जिससे आपको अंतर पता लग जाएगा। तो बच्चों दूसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रति की जगह क्या कर दिया हमने, अनुचुम्बकीय। तो आपको समझ में आएगी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ। अनुचुम्बकीय, अनुचुम्बकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक, इसकी जगह हमने क्या कर दिया बच्चों, पैरा, तो कंपैरिजन हो जाएगा एक, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस। तो जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में, के विपरीत की जगह क्या हो जाएगा, की दिशा में हो जाएगा, इसमें क्षेत्र की दिशा में या क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर प्रतिकर्षित की जगह क्या होंगे बच्चों, ये आकर्षित होंगे। इतना अंतर हो जाएगा, आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बस थोड़ा सा ही तो चेंजिंग करना है तो आसानी से समझ में आएगी। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों के इस गुण को क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकत्व के स्थान पर क्या कहेंगे, अनुचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व कहते हैं। एग्जाम्पल बदल जाएंगे, वो मैं अभी लिखूंगा। तो यहाँ पैरामैग्नेटिक के स्थान पर क्या हो गया, डायामैग्नेटिज्म के स्थान पर पैरामैग्नेटिज्म। तो बच्चों डेफिनेशन तो हमने लिखी दी थी, ये एग्जाम्पल्स हो गए जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। जैसे एल्यूमिनियम, मैंने उनके संकेतों की फॉर्म में लिख दिया है, एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, कॉपर क्लोराइड, तरल ऑक्सीजन, दैट इज़ ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में न होके तरल लिक्विड फॉर्म में होगी, तब वो अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करेगी। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल्स हुए, डेफिनेशन हो गई। और अनुचुंबकीय पदार्थों की एक प्रॉपर्टीज़ वैसे आगे डिटेल में पढ़ी जाएंगी, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होंगे, असमान चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता वाले स्थान से, कम तीव्रता वाले स्थान से अधिक तीव्रता वाले स्थान की ओर गति करने का स्वभाव यानी टेंडेंसी रखते हैं, अधिक तीव्रता वाले। तो अब इसके बाद, सॉरी बच्चों, ये हमने एक ही रहने दिया है, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, ये दूसरा प्रकार का पदार्थ था पदार्थ। अब इसका करने के बाद अब चलेंगे तीसरे प्रकार के टाइप पर, लौह चुंबकीय पदार्थ। अब देखें यहाँ जो मुख्य बात है जो आपको समझनी है कि अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ की नेचर का व्यवहार एक जैसा होता है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर केवल प्रबलता का है कि जो लक्षण अनुचुंबकीय पदार्थों में प्रदर्शित होंगे, जिस तरीके का व्यवहार अनुचुंबकीय पदार्थ करेंगे वैसा ही व्यवहार लौह चुंबकीय पदार्थ करेंगे। फर्क इतना होगा कि जो व्यवहार अनुचुंबकीय पदार्थ कम मात्रा में कर रहा है, वही व्यवहार, वैसा ही व्यवहार लौह चुंबकीय पदार्थ में ज़्यादा मात्रा में होगा, तेजी से होगा। इतना ही अंतर है, कम और ज़्यादा का। तो डेफिनेशन में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो लौह चुंबकीय पदार्थ यहीं करेक्शन कर देते हैं, जिससे तुलना करने में आपको आसानी होगी। तो तीसरा टाइप जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, क्या होगा यहाँ, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह, मैं आपके सामने यही करेक्शन इसलिए करता हूं कि वो डेफिनेशन में क्या अंतर है वो दोनों बात क्लियर हो जाएंगी, आसानी से समझ में आएगा। यानी फेरो
मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक्स अवस्थाएं। तो यहाँ अंतर क्या होगा कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएंगे ये भी क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित होंगे, लेकिन ये मामूली से चुंबकित हो रहे थे, वो प्रबल मात्रा में तेजी से यानी अधिक मात्रा में चुंबकित होंगे, यानी इनमें इनका मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, इनमें चुंबकत्व का गुण ज़्यादा मात्रा में होगा और किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप पाए जाने पर तेजी से आकर्षित होंगे। ये हल्के से आकर्षित होंगे और ये वाले बहुत तेजी से आकर्षित होंगे। तो अंतर वही लक्षण तो उतना ही रहा, ठीक वैसे ही कि जैसे एक व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है और एक दौड़ लगा रहा है, ठीक उसी तरीके का अंतर है यहाँ पर, कम और ज़्यादा का। बात समझ गए? तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। यहाँ क्या कर देंगे? प्रबल रूप से, क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से, यानी स्ट्रॉन्गनेस में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के पाए जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं। यहाँ आकर्षित, यहाँ मामूली से आकर्षित धीमे हो रहे थे, यहाँ जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? लोह चुंबकीय। मैं बच्चों इसको हटा के भी दोबारा लिख सकता था, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अंतर कहाँ पर है। तेजी से आकर्षित होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों के इस गुण को क्या कह देंगे बच्चों? लोह चुंबकत्व, यानी फेरोमैग्नेटिज्म। लोह चुंबकत्व कहते हैं, यानी लोह चुंबकत्व का मतलब फेरोमैग्नेटिज्म। अब इनके उदाहरण भी मैं लिख देता हूँ बच्चों, एक सेकंड साफ कर लें बोर्ड। हाँ तो बच्चों अब एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे निकिल किससे लिखते हैं बच्चों? Na से। कोबाल्ट दैट इज CO। लोहा दैट इज Fe। एक आयरन का एक अयस्क है बच्चों, मैग्नेटाइट। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, Fe3O4। ये बच्चों लोह चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल हैं। यानी किसी चुंबक के पास लोहे की छड़ लाएंगे या कोबाल्ट की या निकिल की, तो ये बहुत तेजी से आकर्षित होंगी। अनुचुंबकीय पदार्थ थोड़ा कम आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी तीनों प्रकार के पदार्थों की, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय उल्टा नेचर शो करता है और अनुचुंबकीय और लोह चुंबकियों के व्यवहार, लोह चुंबकीय पदार्थों के व्यवहार एक जैसे हैं। अंतर है प्रबलता का, उन गुणों की प्रबलता का। जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ कम आकर्षण बल महसूस करेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ बहुत ज़्यादा आकर्षण बल अनुभव करेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकन की मात्रा है, यानी जो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो यानी जो उनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, चुंबकन की तीव्रता पढ़ाई थी, यानी एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, तो वो कम होता है अनुचुंबकीय पदार्थों में, लोह चुंबकीय पदार्थों में बहुत ज़्यादा होगा। तो जो गुण हैं अब तीनों में, अभी तक हमने बच्चों क्या पढ़ा था? तीनों प्रकार के पदार्थों की परिभाषाएं पढ़ी, उनके एग्जाम्पल्स पढ़े। अब ये कैसा कैसा व्यवहार करते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा, लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्रों में रखे जाने पर कैसे व्यवहार प्रस्तुत करेंगे, और किसका म्यू कम होगा, ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसकी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, ये सब व्यवहार कल के लेक्चर में पढ़ लेंगे बच्चों। तीनों पदार्थों के जो गुण हैं वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। और
उसके बाद उसके साथ ही हमें एक्सप्लेनेशन भी करना है कि पदार्थों में ये जो गुण आ रहा है, जो चुंबकन का भिन्न भिन्न प्रकार से चुंबकन हो रहा है, कोई क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो रहा है, कोई क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो रहा है, ऐसा क्यों, उसका कारण भी समझाएंगे। तो उसके लिए एक चुंबकत्व परमाणु मॉडल पीछे हम पढ़ा चुके हैं बच्चों, जिसमें ये बताया था, वो पढ़ के आइएगा अगले लेक्चर के लिए, कि जिसमें हमने ये बताया था कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण, और उसमें चुंबकत्व का परमाणु मॉडल उसके आधार पर समझाया था, उसके चक्रण और परिक्रमण के कारण डाइपोल मूवमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होता है, तभी वो एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में आएगा बच्चों। तो पहले ये देख लेते हैं कि वीडियो ज़्यादा लेंदी तो नहीं हो रहा। तो वैसे बच्चों आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज पूरी नहीं हो पाएंगी, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो कल पढ़ेंगे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के जो गुण हैं, कैसा कैसा व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, यानी उनकी विशेषताएं या प्रॉपर्टीज़ या उनके व्यवहार कह लें या उनके गुण कह लें। ठीक है, तो मिलते हैं कल, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये टॉपिक कम से कम बच्चों 3 लेक्चर में कंटिन्यू होगा। तो ये हमारे ये लेक्चर्स क्रम से देखिएगा, लेक्चर नंबर 7th, 8th एंड 9th, इन 3 लेक्चर्स में ये हमारा जो मैग्नेटिक सबस्टेंसेस हैं उनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो पाएगा। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।